Pandey and you are watching your Gyanpur Academy channel. So friends, today we are going to see the correct use of pronouns. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Correct use of pronouns. Right? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं उसका ये सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हमने क्या देखा कि 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे हमारे पास, और अब हम क्या कर रहे हैं उसका करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस आज पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोनाउंस का यूज तो करते, पर उनको करेक्टली कैसे यूज करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि कौन से होते हैं, I, you, we, it। और he, she। राइट, इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। आपको टेबल पहले ही बता दिया गया था। तो चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन का यूज देख लेते हैं कैसे करना है हमें। रूल वन क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, राइट, लेट से अगर स्टार्ट होता है तो हम उसके बाद कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, इफ द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द वर्ड लेट, है ना, लेट, then we will use objective case, objective case of pronoun, right? हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से हो रही है या सेंटेंस में कहीं पे लेट आ रहा है तो क्या करेंगे हम, उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। राइट, एग्जांपल देख लेते हैं। लेट हिम गो, है ना, लेट है, लेट से स्टार्ट हुआ वर्ब है हमारे पास गो, बट यहाँ पे जो प्रोनाउन हमने यूज किया है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का है ना, ऑब्जेक्टिव केस का है। इसका सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस क्या है? ही, बट ही ना यूज करके हमने क्या यूज किया? हिम। राइट, और ऐसे भी हो सकता है कि लेट हर गो या लेट हर डू दिस वर्क, लेट हर डू दिस इवेंट। ओके, इस टाइप से कि आप जब कभी भी लेट के बाद प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट, चलिए अब रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद हम प्रोनाउन हमें लिखना है तो वहां भी क्या होगा? हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, आफ्टर प्रीपोजिशन, after preposition use objective case of pronoun। ज्यादातर रूल्स में आप देखोगे कि आपको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करना है। शायद ही एक दो रूल्स में नॉमिनेटिव केस यूज किया जाए, बाकी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस ही हम यूज करेंगे। राइट, तो प्रीपोजिशन में देखिए, एग्जाम्पल क्या है? मोहन इज पुटिंग ब्लेम ऑन यू। मोहन जो इल्जाम लगा रहा है किस पे? तुम पे। अच्छा, यू के साथ क्या है कि यू नॉमिनेटिव केस में भी यू ही है, सेकंड पर्सन है, और ऑब्जेक्टिव केस में
यू ही है। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रीता इज throwing water at him। ठीक है, एट आपका प्रीपोजिशन है और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। ठीक, चलिए अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। रूल नंबर 3 ये बताता है कि जब भी हम कभी ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं कि लाइक या फिर अनलाइक, तो उसके बाद अगर हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में। करेक्ट, रूल 3। use objective case of pronoun after the words, कौन से वर्ड्स है, करेक्ट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। He likes her। ओके, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना, क्योंकि इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, शी होगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया कि ही लाइक्स शी, तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, करेक्ट क्या होगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शीतल्स डॉटर लुक लाइक हर। शीतल की जो डॉटर है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस, लाइक। ओके, तो अगर लाइक वर्ड है या अनलाइक वर्ड है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाएंगे। ओके, चलिए अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल 4, जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें एवरीवन लगा है या एनीवन लगा है और साथ में क्या लगा है, बट। ओके, कंजंक्शन बट लगा है, मतलब कि विद द वर्ड बट। ओके, और उसके साथ क्या है आपका, प्लस एवरीवन, इस टाइप से। तो आप क्या करोगे, नॉमिनेटिव केस भी लगा सकते हो उसके बाद जो प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस भी लगा सकते हैं। यूज नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक, कोई भी केस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, एवरीवन बट शी। एवरीवन बट शी नोज, यहाँ पे नॉमिनेटिव भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है। करेक्ट, तो ये रूल 4 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5, रूल 5 जो इन्फिनेटिव होता है, टू बी, है ना, तो उसमें क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, जैसे और सारे केसेस में हम देख रहे हैं। टू बी के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। टू बी
वर्ड के पहले भी लगा सकते हैं और बाद में। ओके, जैसे you guessed him to be me, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका दोनों एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल से दोनों चीजें क्लियर हो गई। टू बी आपका इंफिनिटिव केस था, अब इसमें जो इसके पहले लगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है और जो इसके बाद लगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। सो एक एग्जांपल से आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। इस तरीके से मतलब अगर किसी सेंटेंस में टू बी है उसके पहले आपको प्रोनाउन यूज करना है तो भी आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस के ही यूज करोगे, और अगर आफ्टर टू बी वर्ड का यूज करना है तो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर इट वर्ड का यूज हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। हमने बताया था आपको कि हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ उसका यूज करते हैं या हम किसी एनिमल्स के साथ उसका यूज करते हैं, वेदर कंडीशन के साथ उसका यूज करते हैं, है ना, टाइमिंग बताने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरीके से इट का यूज हम देखेंगे कैसे यूज होगा। यूज ऑफ इट विद नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, और या फिर आप और जो मैंने वेदर कंडीशंस आप ऐसे बोल सकते हो नॉन बायोटिक या एबायोटिक। ओके, राइट, चलिए देख लेते हैं। जैसे एबायोटिक थिंग्स और एनिमल्स के साथ भी आएगा ना आपका, एनिमल्स और ये इसके साथ भी सकता है। वेयर इज योर कैट, जैसे ये आपका आ गया वेयर इज योर कैट, तो यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, वेयर वर्ड है, WH वर्ड है। अब इसके आगे इट वाज रोमिंग आउटसाइड, है ना, वेयर इज योर कैट, इट वाज रोमिंग आउटसाइड। आप मतलब कि बिल्ली कहाँ है, वो बाहर घूम रही थी, इस तरीके से। तो जब हम ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस में यूज करेंगे उस सब्जेक्ट का कैट का मतलब इस नाउन का प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या होगा, इट हो जाएगा, राइट। जैसे कि आप प्लेस के साथ भी कर सकते हो कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और it is accounted for its vast diversity, right। इंडिया जैसे उस वाले एग्जांपल में पहले जो हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़ा था तो हमने यूज किया था वर्ड अमेरिका को लिया था और चाइना का एग्जांपल लिया था। इसमें क्या हमने लिया, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस में जब इंडिया का हमें आगे उसके बारे में बोलना है तो हमने क्या लिखा, इट इज अकाउंटेड फॉर इट्स वास्ट डाइवर्सिटी। जो इंडिया है वो अपनी वास्ट डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रूल नंबर 7, इसमें दो केस हैं। रूल 7 क्या कहते हैं कि अगर आपको तीनों पर्सन्स का, है ना, एक ही सेंटेंस में आपको लिखना है या ऐसा सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आप फॉलो करोगे कौन सा रूल, 2-3-1। 2-3-1 मतलब 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन और 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, राइट।
कि अगर मैं एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन्स को क्लासिफाई करना तो हम कैसे करेंगे? टू का मतलब यू, थर्ड पर्सन से ही, आई, है ना? फर्स्ट पर्सन यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, है ना? यू, तुम, वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। ये एग्जांपल हुआ करेक्ट। अब इसका एक और रूल देख लेते हैं। रूल क्या मतलब, इसमें आप सब रूल देख लेंगे। 7th का फर्स्ट एक ही है ये। अगर हम बात करते हैं किसी भूल की, दोष की या अपराध की बात हो रही है और वहां पे हमें ऐसे 3 पर्सन्स का यूज करना है, तो वहां पे क्या रूल लगता है? वहां पे रूल लगता है आई 1 2 3। ओके, जैसे एग्जाम्पल आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। मैं, तुम और वो क्या है? क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या हुआ कि जब ऐसे नॉर्मली यूज करेंगे 3 पर्सन्स का, तो क्या रूल फॉलो करेंगे? 2 3 1, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। और अगर आपको स्पेशल केस दिया गया है कि यू आर प्रोवाइडेड विद सम काइंड ऑफ मिस्टेक, सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, है ना, तब क्या होगा कि यू विल यूज 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर आपने ऐसे यूज कर लिया इसमें कि पहले आपने सेकंड ले लिया, सॉरी पहले आपने थर्ड ले लिया, फिर सेकंड ले लिया, फिर 1, फिर बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, राइट? एग्जाम में ऐसे आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें रूल का ही नहीं पता है कि पहले थर्ड पर्सन यूज करना है कि सेकंड पर्सन यूज करना है ना। क्योंकि इस तरीके से आप देखोगे तो आपको लगेगा तो सारे सही है क्योंकि सारे ही प्रोनाउन है और सारे पर्सनल प्रोनाउन है, राइट? और सब है इसमें, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है ना। तो जब आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होंगे तो ऐसे आप कर नहीं पाओगे जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी कि क्या रूल है, राइट? आई होप ये आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें किस तरह से यूज करना है। चलिए एक लास्ट रूल देख लेते हैं आज का। लास्ट रूल पर्सनल प्रोनाउन का नहीं है, अभी और भी इसमें रूल है, लेकिन आज जो लास्ट रूल हम करेंगे वो क्या होगा? रूल नंबर 8 कि कलेक्टिव नाउन जो होता है, हमें पता है ना कि हम ग्रुप की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हमेशा इट यूज करेंगे, है ना। यूज इट एज प्रोनाउन, करेक्ट? क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन भी है। देखिए कलेक्टिव नाउन है तो आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कितने कैंडिडेट्स मेल हैं, कितने कैंडिडेट्स फीमेल हैं, राइट? तो आप कैसे प्रॉपर्ली एक प्रोनाउन इसमें यूज करोगे, है ना। इसलिए इसमें क्या है कि इट यूज करना है, बिकॉज आपको इंडिविजुअली नहीं उस ग्रुप को दिखाना है उसमें कि ये ग्रुप है, तो इसलिए हमने इट यूज किया, राइट? जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, राइट? ज्यूरी के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? इट्स यूज किया, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। द कमिटी के लिए हमने क्या यूज किया? इट्स, है ना। तो कभी भी कलेक्टिव नाउन आएगा तो हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन इट यूज करते हैं या फिर इट्स यूज करते हैं, करेक्ट? तो आज हमने रूल 8 तक देखा है और इसमें हम आगे भी रूल करेंगे, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ज्ञान पर अकेडमी चैनल।